नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी वात्सल में। आज हम यूजीसी नेट के यूनिट 4 वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत स्त्री विमर्श विषय पर बातचीत करेंगे और हम जानेंगे कि ये जो स्त्रियों को लेकर के साहित्य में और स्त्रियों की जो अवधारणा रही है, जो आंदोलन किए हैं, उसके बारे में क्या-क्या बातें हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से क्या-क्या महत्वपूर्ण बातें हों, उस पे बातचीत करेंगे। तो आप देख सकते होंगे स्क्रीन पे दिख रहा है कि नारीवाद वह विचारधारा या आंदोलन है जो पुरुष व नारी के बीच मौजूद सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए नारियों को शक्ति संपन्न बनाने का प्रयास करता है। गौरतलब है कि प्राचीन काल से ही भारतीय, पश्चिमी सभी सभ्यताओं और सभी धर्मों में नारियां भेदभाव की शिकार रही हैं। नारी मुक्ति का शिकार 18वीं शताब्दी में उभरना शुरू हुआ जब अमेरिका व फ्रांस की क्रांतियों के दौरान उदारवादियों ने समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व की आवाज उठाई। आगे हम नारीवाद को दो तीन चरणों में बांट के समझेंगे कि किस तरह से नारीवाद का जो आंदोलन, जो ऐतिहासिक विकास शुरू हुआ, वो किस तरह से किन किन चरणों में बढ़ते हुए किन किन मांगों के साथ आगे बढ़ा। तो जो पहला हमें चरण मिलता है, वो नारीवाद का जो पहला चरण है वो 1790 के आसपास शुरू होता है और 1930 तक दिखाई पड़ता है। ये कहाँ पे पड़ता है? अमेरिका और फ्रांस में इसकी शुरुआत होती है और इस तरह के ये जो है मूलतः लिबरल फेमिनिज्म यानी कि उदार नारीवाद का एक रूप देखने को मिलता है। आप ये ज़रूर याद रखें कि ये पहला जो चरण है वो अमेरिका और फ्रांस में शुरू हुआ था। दूसरा जो 1790 के दशक में फ्रांस की रिपब्लिकन क्रांति के बाद महिलाओं के कई समूह बने जिन्होंने महिलाओं को समानता, स्वतंत्रता देने की मांग की। ऐसे ही एक समूह की अध्यक्षता मैरी गूंज नाम की एक महिला ने किया और इस मैरी गूंज ने महिला अधिकार घोषणा पत्र प्रकाशित किया। किंतु फ्रांस की क्रांतिकारी सरकार भी नारी मुक्ति की इस मांग को स्वीकार नहीं कर रही थी। वो महिला अधिकार घोषणा पत्र प्रकाशित होने के बाद भी फ्रांस की सरकार ने नारी मुक्ति की इस मांग को स्वीकार नहीं किया और 1793 में मैरी गूंज ने नारी के आदर्श, आप ध्यान दीजिए कि आदर्श गुण भूल जाने के अपराध मृत्युदंड दे दिया गया। कि मैरी गूंज पे ये आरोप लगाया कि नारी का जो आदर्श गुण होता है उसको मैरी गूंज ने भूल कर दी है और उसको अपराध में मृत्युदंड दे दिया गया है। इसी वर्ष एक अन्य लेखिका मेरी वाल्स्टन क्राफ्ट ने नारी अधिकारों का घोषणा पत्र अपनी पुस्तक जरूर याद रखें कि विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वीमेन के नाम से प्रकाशित किया, जो नारीवादी चिंतन की आधारभूत पुस्तक मानी गई क्योंकि इसमें नारियों व पुरुषों के भिन्न गुणों की व्याख्या को खारिज किया गया है। जो मैरी वाल्स्टनक्राफ्ट की जो पुस्तक है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेंस के में नारियों और पुरुषों के बीच जो भिन्नता गुणों के रूप में दिखाई जाता है, उस तरह की किसी भी व्याख्या को वो पुस्तक खारिज करती है। उत्तरी अमेरिका में मेरी ऑस्टिस ने भी इन मांगों को उठाया और आप ध्यान दें कि ये जो फ्रांस और अमेरिका में मेरी गूंज और मेरी वाल्स्टर्स क्राफ्ट ने उठाया, वैसे ही उत्तरी अमेरिका में मेरी ऑस्टिस ने भी स्त्री मुक्ति की मांगों को उठाया था। 1848 में एलिजाबेथ कैडी, स्टैंटन लुक्रेशिया आदि ने न्यूयॉर्क में नारी अधिकारों को लेकर एक घोषणा पत्र जारी किया। तो पहला चरण जो हम देखते हैं कि वो नारी मुक्ति और मताधिकार, जो नारी को पहले स्त्रियों को मत देने का जो अधिकार नहीं था, उसके लिए ये संघर्ष उठता है। तो 19वीं शताब्दी में जब नारीवाद आंदोलन अमेरिका में आता है तो वह दास प्रथा विरोधी आंदोलन से जुड़ता है। जो अमेरिका में पहले से दास प्रथा विरोधी आंदोलन चल रहा होता है, उसी आंदोलन से नारीवाद आंदोलन भी जुड़ जाता है। किंतु 1866 में जब अमेरिका में दासों को मुक्ति मिली तो सिर्फ पुरुष दासों को मताधिकार मिला। आप ध्यान दें कि जब अमेरिका में दासों को मुक्ति मिलती है तो उसमें केवल पुरुष
जो दास थे उनको ही मत देने का अधिकार मिला, लेकिन स्त्रियों को नहीं। यहाँ आकर स्पष्ट हो गया कि नारी आंदोलन किसी अन्य आंदोलन से जुड़कर नहीं बल्कि एक स्वतंत्र आंदोलन के रूप में ही चल सकता है। क्योंकि जिस दास प्रथा विरोधी आंदोलन के साथ नारियां जुड़ी थी, नारी आंदोलन जुड़ा था, लेकिन जब वो दास प्रथा में दासों को मुक्ति मिली तो उसमें केवल पुरुषों को मताधिकार दिया गया, स्त्रियों को नहीं। इसलिए ये आंदोलन अपने स्वतंत्र रूप में आ गया। और 1860 के बाद ये जो नारीवादी आंदोलन था, 1860 के बाद इंग्लैंड में महिलाओं का एक समूह तेजी से उभरा, जिन्होंने मताधिकारवादी और सफ्रेजिस्ट कहा गया, जो अपने मताधिकार के लिए लड़े। एक ऐसे समूह को जिसको मताधिकारवादी सफ्रेजिस्ट कहा गया। इनकी मांग थी कि पुरुषों के समान उन्हें भी मत देने का अधिकार मिले। मोटे तौर पर 19वीं सदी में इसी मांग को उठाया गया। 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका व यूरोप में यह आंदोलन अपने चरम स्तर पर पहुंचा, और आप जानते भी हैं कि 1918 में ब्रिटेन, 1920 में संयुक्त राज्य अमेरिका में नारी को मत देने के अधिकार प्राप्त हुए। 1910 से 30 या 20 वर्ष के समय में अधिकांश देशों में महिलाओं को ये मांग दे दिया गया, ये अधिकार दे दिया गया, और जो पहला चरण यहीं समाप्त हो गया। भारत तथा अन्य देशों में जहां साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष चल रहे थे, जहां छोटे छोटे सामंतवादों के विरोध में संघर्ष चल रहे थे, इस समय नारीवादी आंदोलन स्वाधीनता आंदोलन के एक अंग के रूप में ही चल रहा था। आप ध्यान दें कि जब अमेरिका में दास प्रथा के साथ नारीवादी आंदोलन चला और भारत में साम्राज्यवादी विरोधी और स्वाधीनता आंदोलन के साथ नारीवाद आंदोलन भी एक अंग के रूप में जुड़ा हुआ था। 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिला अधिकारों, आप ध्यान दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ 1946 में 24 अक्टूबर को बना था, और ये संयुक्त राष्ट्र संघ महिला अधिकारों को संबंधित एक आयोग का गठन किया। दूसरा चरण अब शुरू होता है 1920 से, जब महिलाओं को मत देने का अधिकार मिल गया तो उनको लगा कि केवल मत देना ही हमारे पूरे महिला स्त्री मुक्ति का परिचायक नहीं बन सकता है, हमें और भी औपचारिक समानता लेनी ही पड़ेगी, और बहुत ही हर चीज के तात्विक जिसे कहते हैं सस्टेन डेवलपमेंट, सब उसको लेना पड़ेगा। तो 1920 के आसपास महिलाओं को मताधिकार तो मिल गया, किंतु धीरे धीरे उन्हें समझ आया कि मात्र औपचारिक समानता है, ये केवल फॉर्मल इक्वेलिटी दी गई है, जबकि ये तात्विक नहीं है। तात्विक का मतलब हर चीज में समानता नहीं देते हुए उनको फिर भी विभिन्न गुणों के माध्यम से नारी और पुरुषों के बीच अंतर बनाया ही गया था। 4-5 वर्षों में एक बार केवल मताधिकार दे देने से वास्तविक जीवन में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता है। 1960 के दशक में मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में, आप नामों को और ये सन को जरूर याद रखेंगे कि 1960 में मार्टिन लूथर किंग अमेरिका में अश्वेत की मुक्ति के लिए नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट शुरुआत की, और तो वहाँ की महिलाओं ने भी तात्विक स्वतंत्रता की मांग उठाई, और यहीं से नारीवाद का दूसरा चरण शुरू होता है। आप ध्यान दें कि जब 1960 के दशक में मार्टिन लूथर किंग के द्वारा अमेरिका में अश्वेतों यानी कि जो काले लोग थे उनके प्रति जो गोरे लोगों का मन में जो घृणा थी, उसकी मुक्ति के लिए मार्टिन लूथर किंग ने नेतृत्व किया, और उसी सिविल राइट्स मूवमेंट में महिलाओं ने भी अपनी तात्विक स्वतंत्रता की मांग उठाई, और यहीं से नारीवाद का दूसरा चरण शुरू होता है। इस चरण की खास बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण जो पंक्ति आ रही है आपके सामने वो ये है कि इसी दशक में सिमोन द बोवार ने द सेकेंड सेक्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, एक ऐसी रचना है कि लगभग सभी तरह की परीक्षाओं में ये पूछी गई रचना है, और लगभग हर 2 साल 1 साल पे नेट में भी एक अंतराल के बाद दोहराई हुए प्रश्नों में ये आता है कि द सेकेंड सेक्स बुक किस ने लिखा है, सिमोन द बोवार ने किस पुस्तक को लिखा है। द सेकेंड सेक्स प्रसिद्ध पुस्तक लिख चुकी थी 1960 में, जिसमें वास्तविक समानता की धारणा पर विकसित चिंतन किया गया था।
अब आएंगे हम कि ब्रांचेस ऑफ फेमिनिज्म, यानी कि नारीवाद की जो शाखाएं बनी वो किस तरह से बनी। तो यदि नारीवाद की विभिन्न धाराओं पर दृष्टिपात करें तो तीन प्रमुख व कुछ गौण धाराएं देखी जा सकती हैं। तीन प्रमुख धाराएं हैं। अब वो तीन प्रमुख क्या क्या है? पहला उदार नारीवाद, जो आप मैरी गूंच का आदर्श वाला देखे। समाजवादी नारीवाद और उग्र नारीवाद, तीन तरह के धाराएं हमें देखने को मिलती हैं नारीवाद की। अब हम बात करेंगे कि जो लिबरल फेमिनिज्म है, उदार नारीवाद। उदार नारीवाद का संबंध उदारवाद से है, लिबरलिज्म की विचारधारा से है, जो व्यक्तिवाद में विश्वास करती है, इंडिविजुअलिज्म में बात विश्वास करती है। इस विचारधारा के अनुसार ये उदार जो नारीवाद है ये कहता क्या है, तो ये मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए ताकि वो अपनी इच्छा के अनुसार अपनी क्षमताओं का प्रयोग कर सके, अपने जीवन से संबंधित निर्णय ले सके। यह विचारधारा उदारवादी इसलिए भी कहलाती है क्योंकि यह सामाजिक परिवर्तन के लिए वैधानिक तथा शांतिपूर्ण उपायों पर बल देती है। आप ध्यान दीजिए कि शांतिपूर्ण उपायों पर बल देती है, किसी हिंसक क्रांति सामाजिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन को स्वीकार नहीं करती। विश्व के लगभग सभी देशों में उदार नारीवाद अपने अपने तरीके से विद्यमान है। अब ये उदार नारीवाद वास्तव में है क्या? तो ये कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना एक वो अपना एक स्वतंत्रता होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, और सबको अपने फ्री महसूस करना हो चाहिए। और ये किसी भी प्रकार के हिंसात्मक क्रांति और किसी भी प्रकार के लड़ झगड़ के और दबाव बना के अपने अधिकार को लेने में विश्वास नहीं करती। एक आदर्श के रास्ते पे चलते हुए सभी को शांतिपूर्ण तरीकों से अपने वैधानिक मांगों को रखती है। आगे है कि उदार नारीवाद जो है, उदार नारीवाद जो है वो नारीवाद के पहले वो दूसरे दोनों चरणों में दिखता है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि पहले चरण में जो मेरी वाल्स्टनक्राफ्ट की पुस्तक थी, विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वीमेंस, इसमें वैचारिक आधार मिले हैं। इसमें उन्होंने मांग की थी कि स्त्रियों को मानव होने के नाते सभी अधिकार मिलने चाहिए जो पुरुषों को मिलते हैं। मतलब जो मेरी वाल्स्टनक्राफ्ट है, उनकी जो पुस्तक है विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वीमेन में, ये उन्होंने बताया है कि स्त्रियों को भी वो सारे अधिकार मिलने चाहिए जो पुरुषों को मिलते हैं। उनका दावा था कि यदि महिलाओं को उचित शिक्षा मिल जाए तो उसे भी तार्किक रेशनल प्राणी मान लिया जाए तो लैंगिक स्तर पर स्वतः समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो महिलाएं शिक्षा से वंचित थीं, उनको भी अगर शिक्षा मिल जाए तो वो कहीं ना कहीं मुख्य धारा में आएंगी और वो भी एक तार्किक प्राणी की तरह अपने आप को समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगी। दूसरा है कि प्रसिद्ध उदारवादी चिंतक जे.एस. मील, नामों को याद करिए और सन को जरूर याद करिए कि जे.एस. मील ने 1868 में अपनी पुस्तक सब्जेक्शन ऑफ वुमेन्स लिखी, जो कि किसी पुरुष विचारक द्वारा महिलाओं के पक्ष में लिखी गई पहली पुस्तक है। अब ध्यान दें कि ये जो पंक्तियां हैं, ये जो आ रहे हैं कि प्रसिद्ध उदारवादी चिंतक जे.एस. मील के द्वारा सब्जेक्शन ऑफ वीमेंस लिखी जो एक पुस्तक है, वो पहली बार कोई पुरुष महिलाओं के पक्ष में इस तरह की पुस्तक लिखा, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है परीक्षा की दृष्टि से। आगे क्या है कि मील ने कहा, और जे.एस. मील ने अपनी इस पुस्तक में कहा क्या है कि समाज में किसी भी वर्ग की उपलब्धियां जन्म के संयोग से नहीं बल्कि व्यक्तिगत क्षमताओं व गुणों से तय होनी चाहिए। उसने स्त्रियों के लिए शिक्षा, रोजगार व मतदान जैसे अधिकारों की वकालत की है। दूसरे चरण के नारीवाद में भी कुछ उदारवादी चिंतक प्रमुख तौर पर दिखाई पड़ते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है वैटी फ्रीडन, जिन्होंने दो प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी हैं। पहला है कि द फेमिनाइन मिस्टिक एंड द सेकेंड स्टेज। फ्रीडन ने के अनुसार महिलाओं की मूल समस्या
स्त्रीत्व है। स्त्रीत्व की वह धारणा जिसके कारण यह माना जाता है, तो ये माना जाता है कि महिला को सुरक्षा व आनंद के भीतर ही मिलता है। अब क्या है कि जो स्त्रीत्व है, जो फ्रीडन ने स्त्रीत्व की धारणा दी है, वो मानती हैं कि जो स्त्रीत्व है उसी के कारण माना जाता है कि महिलाओं को जो सुरक्षा वो आनंद एक घर के भीतर मिलता है। जबकि सच यह है कि कोई भी स्त्री लगातार घर में बंद रहकर निराशा, कुंठा ही महसूस करती है। जिस तरह पुरुषों को व्यक्तिगत जीवन में अधिकार मिलते हैं, वैसे ही उन्हें भी मिलने चाहिए। फ्रीडम का कहने का मतलब यह है कि जो स्त्रीत्व में एक धारणा बनी हुई है, जो हम स्टीरियोटाइप, एक रूढ़िवादी मानसिकता बनाए हुए हैं कि जो स्त्रियों का आनंद और सुरक्षा जो स्त्रियां महसूस करती हैं वो अपने घर के भीतर करती हैं, ये बिल्कुल गलत है। स्त्रियां भी लगातार घर में बंद रहने पे अपने आप को कुंठित और निराशा से भरी हुई महसूस करती हैं। पुरुषों को व्यक्तिगत जीवन में जिस तरह के अधिकार मिले हैं, जिस तरह के फ्रीडम मिले हैं, जिस तरह की स्वतंत्रता मिली है, वैसे ही स्त्रियों को भी मिलना चाहिए। ये फ्रीडम फ्रीडन की मान्यता है। और फ्रीडन ने 2 पुस्तकें भी लिखी हैं। पुस्तकों का नाम मैं आपको बताया भी हूँ कि द फेमिनिन मिस्टिक एंड द सेकंड स्टेज। तो इस तरह से दूसरा जो हमें रूप देखने को मिलता है वो सोशलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, समाजवादी और मार्क्सवादी नारीवाद। आप देखिएगा कि ये जो मार्क्सवादी है, मार्क्सवाद है, वो मार्क्सवाद है क्या? तो मार्क्सवाद वो विचारधारा है जो समाज के हाशिए पर जो वर्ग है उसकी बातों को, उसकी समस्याओं को सामने रखता है। तो उन दिनों जो स्त्रियों की दशा थी, जो महिलाओं की दशा थी, वो भी किसी हाशिए से कम नहीं थी। हालांकि आज भी लगातार परिवर्तन की दृष्टि से, स्त्री विमर्श पे बातचीत से, स्त्री विमर्श पे तमाम गोष्ठियाँ, तमाम विचार रोज बन रहे हैं। और स्त्री अभी भी अपने समानता के लिए प्रयासरत है। तो इसमें क्या है कि यूं तो समाजवाद के विभिन्न प्रकार हैं, किंतु लिंग भेद की समस्या पर व्यवस्थित चिंतन मार्क्सवाद के अंतर्गत किया गया है। मार्क्स के सहयोगी थे फ्रेडरिक एंजल्स। इन्होंने लिंग विषमता की समस्या पर अपनी पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम कुछ यूं था कि द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट में विचार किया है। इसमें की गई व्याख्या को नारीवाद की प्रारंभिक मार्क्सवादी व्याख्या माना जाता है। एंजल्स ने लिंग विषमता एंजल्स के अनुसार लिंग विषमता की समस्या मुख्यतः पूंजीवाद के जन्म के बाद की है। पूंजीवाद से पहले ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संपत्ति का हस्तांतरण परिवार के स्तर पर होता था, जिसमें स्त्रियों को भी पर्याप्त महत्व मिल जाता था। पूंजीवाद ने पुरुषों द्वारा निजी संपत्ति पर अधिकार करने की स्थिति पैदा की, जो उसके शब्दों में दुनिया भर की महिलाओं को ऐतिहासिक पराजय है। अब ये जो एंजल्स है वो मानता क्या है कि जब पूंजीवाद आया और ये पूंजीवाद आने से हुआ क्या कि जब पूंजीवाद आया तो जो समाज है वो 2 हिस्से में बढ़ता गया। एक तरफ बुर्जुआ वर्ग, एक तरफ सर्वहारा वर्ग। और इसी तरह की एक और 2 हिस्से बने। एक तरफ जो पूंजीवाद में कल कारखाने बने और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी, उसमें पुरुषों ने अपना सत्ता, अपने अधिकार को जमा लिया और स्त्रियों को मात्र घर में रहने वाली, घर के काम करने वाली के अधिकारों से और उसी के योग्य समझा गया। तो पूंजीवाद के पहले जब गांवों में ऐसा होता था कि आप अभी भी देख लीजिए कि जो पहले के लोग हैं, आप अगर गांव में रहते होंगे तो कोई अगर घर पे कोई चीज़ मांगने भी आता है तो पुरुष
बल्कि अपने स्वयं निर्णय न लेके अपनी घर में आता है और अपनी घर की महिलाओं से पूछता है कि क्या ये चीज़ हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। लेकिन जब से पूंजीवाद आया तब से पुरुष खुद किसी भी चीज़ को अपनी निजी संपत्ति पर अधिकार करके खुद अपने निजी फैसले को देता है। स्त्रियों को किसी प्रकार से वो किसी भी फैसले में किसी प्रकार की संपत्ति में शामिल नहीं करता है। तो एंजल्स का मानना यह है कि ये जो लिंग विषमता आई वो पूंजीवाद के कारण ही आई। और आगे जब हम देखेंगे तो एंजल्स ने लिंग विषमता की समस्या का समाधान साम्यवाद में खोजा है। साम्यवाद क्या है? कम्युनिज्म को साम्यवाद कहते हैं। जो कम्युनिज्म, आज आपको बता दूं कि दुनिया में एकमात्र क्यूबा ऐसा देश है जहाँ पे साम्यवाद अभी भी पूरी तरह से लागू है। और क्यूबा में कोई भी फैक्ट्री, कोई भी विभाग प्राइवेट नहीं है, प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं क्यूबा में, सब कुछ सरकारी है, सब कुछ गवर्नमेंट का है। तो वो कहते हैं कि साम्यवाद में ही इसका समाधान है। किस तरह से है कि सर्वहारा की तानाशाही के संक्रमण काल के बाद मानवीय इतिहास की सर्वोच्च अवस्था आएगी जिसे साम्यवाद कहते हैं। वो कह रहे हैं कि जब जब बुर्जुआ वर्ग के सामने सर्वहारा वर्ग अपने अधिकारों की लड़ाई करेगा और इस तरह के संक्रमण काल आएंगे, तो इस संक्रमण काल के बाद मानवीय इतिहास की सर्वोच्च अवस्था आएगी और वो अवस्था ऐसी आएगी जिसमें लिंग विषमता की समस्या का समाधान हो जाएगा और उसे ही हम साम्यवाद कहेंगे। साम्यवाद में निजी संपत्ति की धारणा नहीं रहेगी। साम्यवाद इसलिए विवाह व परिवार जैसे उपोत्पाद यानी कि बाई प्रोडक्ट्स भी नहीं रहेंगे। अब है क्या कि आप देख रहे होंगे कि जो स्त्रियां हैं उनको एक समय पे केवल बच्चे पैदा करने की एक मशीन की तरह देखा गया कि केवल वो संतान उत्पत्ति का एक जरिया है और उनको केवल एक मनोरंजन के साधन के तौर पे लिया गया। लेकिन साम्यवाद में इस तरह की किसी निजी संपत्ति की धारणा नहीं है और विवाह और परिवार जैसे कोई बाई प्रोडक्ट्स भी नहीं है। घरेलू कार्यों का समाजीकरण हो जाएगा, अर्थात भोजन निर्माण। आप ये सारे जो तथ्य आ रहे होंगे आज आप अपने घर में, अपने सामने और अपने परिवेश में आप देख पा रहे होंगे कि घरेलू कार्यों का समाजीकरण हो जाएगा, अर्थात भोजन निर्माण, बच्चों का पालन पोषण जैसे कार्य कम्यून यानी कि समुदाय के स्तर पे होगा, न कि परिवार के स्तर पे। इससे महिलाओं की श्रम शक्ति समाज के लिए उपयोगी हो सकेगी, वे भी अपनी सृजनात्मक क्षमताओं के अनुसार अपना विकास कर सकेंगी। मतलब कहने का ये है कि अगर एक परिवार है तो आज देख रहे हैं कि आज बड़ी अदालतों में भी ऐसे बहुत सारे केसेस चलते हैं जिसमें अंत में फैसला ये होता है कि जो बच्चे का पालन पोषण होगा वो माता और पिता दोनों को मिलकर करना होगा। जो घर का काम होगा, भोजन अगर बनाने की जो काम है वो केवल अब आज महिलाओं के जिम्मे नहीं थोपा जाता, उसमें पुरुष भी अपने हाथ बटाते रहते हैं। तो नव मार्क्सवादियों ने लिंग भेद की समस्या पर अपने तरीके से विचार करते हुए इस बात पर बल दिया कि वर्तमान पूंजीवाद नारियों की स्वतंत्रता के नाम पर किस प्रकार वस्तुकरण ऑब्जेक्टिफिकेशन कर रहा है। अब उपभोक्तावाद की व्याख्याओं में नारी के वस्तु बन जाने और तथ्य विस्तार से उठाया गया। कह रहे हैं कि जो पूंजीवाद है वो नारियों की स्वतंत्रता के नाम पर एक वस्तुकरण कर रहा है और अपनी व्याख्याओं में नारी को वस्तु की तरफ तथ्यों के विस्तार में बार बार उठा रहा है। अगला जो नारीवाद है वो रेडिकल यानी कि उग्र नारीवाद है। आप उग्र शब्द से परिचित होंगे, यानी कि ये जो है ये विद्रोह करता है। और ये नारीवाद 1960 में, आप फिर ध्यान दें कि ये जो 1960 का समय है ये सिमोन द beauvoir द्वारा द सेकेंड सेक्स किताब लिखने का वर्ष है और ये किताब अपने आप में एक उग्र विचारधारा की किताब बनी जो 1960 से 1970 के दशक में इस तरह के नारीवाद को देखने को मिलता है जिसमें नारियों के शोषण के विरुद्ध अत्यंत आक्रामक शैली में अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई। इस विचारधारा के बीच सिमोन द beauvoir की द सेकेंड सेक्स की किताब में
समावेश जो विचार है उन्हों से ही आती है। आगे जो है कि चलकर ईवा फिगेंस, जर्मन ग्रीयर और शुला स्मिथ फायरस्टोन, केट मिलेट्स, सुजान ब्राउन मिलर आदि के विचार भी शामिल किए गए। वास्तव में ये उग्र नारीवाद की मूल मान्यता है क्या? तो उग्र नारीवाद की मूल मान्यता है कि किसी समाज में शोषण जितनी भी संरचनाएं होती हैं उनमें सबसे ज्यादा व्यापक महत्वपूर्ण लैंगिक शोषण या अन्याय है। वर्गीय भेदभाव है, रंग भेद, नस्ल भेद, जाति भेद जैसी संरचनाएं लिंग भेद के सामने गौण है। अब देखो कि ये उग्र नारीवाद जो है वो मान रहा है कि जो वर्गीय भेदभाव है, जो रंग भेद है श्वेत और अश्वेत का, जो नस्लों का भेद है निग्रो और तमाम अन्य नस्लों का, जो जातियों का भेद है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सारे भेद जो है वो स्त्री और पुरुष भेद के सामने गौण दिखाई देते हैं। इनका दावा है कि जिस प्रकार समाजवादी किसी भी विषमता मूलक समाज को पूंजीवादी कहकर उसमें निहित अन्याय का बोध कराते हैं, हमें विश्व के हर समाज को पितृसत्तात्मक यानी कि पैट्रियार्कल कहकर उसमें निहित लैंगिक भेदभाव जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को रेखांकित करना चाहिए। और इससे क्या होता है कि जो पितृसत्तात्मकता की व्याख्या इन विचारकों ने अपने अपने तरीके से की। ये कहते क्या है कि जिसको समाजवादियों ने पूंजीवादी कहकर उसमें जो निहित अन्याय है उसका बोध कराता है, हमें भी विश्व के हर समाज को पितृसत्तात्मक कहकर उसमें निहित लैंगिक भेदभाव को रेखांकित करना चाहिए। आगे जो है कि उग्र नारीवाद के समर्थन में ईवा फिगेंस, नाम याद रखिएगा, ईवा फिगेंस की पुस्तक पैट्रियार्कल एटीट्यूड्स, केट मिलेट्स की पुस्तक सेक्सुअल पॉलिटिक्स तथा शुला स्मिथ फायरस्टोन की पुस्तक द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स महत्वपूर्ण है। अब बात आती है कि भारत में क्या किस तरह से नारीवाद रहा। तो जहां तक भारतीय राजनीति का प्रश्न है, कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो नारीवाद को अपनी मूल विचारधारा घोषित करता हो। भारत में ऐसी कोई राजनीतिक दल नहीं है जो नारीवाद को अपनी मूल विचारधारा में सम्मिलित किया हो। भारतीय राजनीति में महिलाओं का दखल हमेशा कम रहा है। पंचायतों, नगरपालिकाओं में महिलाओं को आरक्षण मिलने के बाद से राजनीति में उसकी थोड़ी बहुत बढ़ी है, पर संसद में उनके आरक्षण से संबंधित विधेयक कई वर्षों से लंबित हैं, क्योंकि महिलाएं अभी भी संगठित दबाव समूह नहीं बना सकी। मतलब कि ये इनके जो विधेयक हैं वो इसलिए भी लंबित हैं क्योंकि महिलाएं अभी भी संगठित नहीं हो चुकी हैं। गौरतलब है कि थोड़ी बहुत महिलाएं भारतीय राजनीति में सफल हुई हैं। उनमें से अधिकांश अपनी राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमि की बदौलत सफल हुई, न कि हमारी राजनीतिक संस्कृति के कारण। मतलब हमारी भारतीय राजनीति व्यवस्था इस तरह से है कि जो महिलाओं की जो समानता की जो विधेयक है, महिलाओं को संसद में जो आरक्षण के संबंधी विधेयक है, वो बहुत वर्षों से लंबित है। हालांकि अभी उसका निराकरण हो चुका है। आप उसको समझ सकते हैं कि जो महिलाओं को आरक्षण है वो मिल चुके हैं संसद में। लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि जो भारतीय महिला है वो अभी भी संगठित नहीं हुई हैं, और वो संगठित नहीं होंगी तब तक दबाव नहीं बनेगा, और जब तक दबाव नहीं बनेगा तब तक फैसला जल्दी से नहीं आएगा। और कुछ जो राजनीति में सफल भी हुई, अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि की बदौलत सफल हुई। स्त्री विमर्श की जो साहित्यिक सैद्धांतिकी है वो क्या है, तो वो कुछ यूं है कि साहित्यिक शब्द और सांसारिक यथार्थ परस्पर संबंध है। साहित्य दैनंदिन जीवन के यथार्थ का अतिक्रमण नहीं करता, वह यथार्थ का प्रतिबिंब होता है, वह यथार्थ का सृजन करता है, वह यथार्थ के विकल्प भी प्रस्तुत करता है। यानी कि जो साहित्य है वो परस्पर यथार्थ से संबंधित होता है।
स्त्री विमर्श की दूसरी साहित्यिक स्थापना ये है कि कृति का पाठ और उसमें अभिव्यक्त विश्व के बीच में के संबंध अनिवार्यतः राजनीतिक होते हैं, क्योंकि व्यापक अर्थ में वे सत्ता शक्ति से संबंध होती हैं। स्त्री विमर्शवादी अपने को जो स्त्री विमर्शवादी यानी कि जो नारीवादी लोग हैं, वो अपने को स्त्री पर केंद्रित करते हैं। जातिवाचक संज्ञा के रूप में जब स्त्री शब्द प्रयुक्त किया जाता है, तब उसमें बहुत सी संभावनाएं अंतर्निहित होती हैं। जब स्त्री को हम एक जाति के रूप में प्रयुक्त करते हैं, तो उस शब्द में बहुत सारी संभावनाएं समावेश लिए होती हैं। प्रत्येक स्त्री जीवन के विभिन्न मोड़ों और परिस्थितियों में अलग अलग होती हैं। वह एक जीवन में कई स्त्री जीती हैं। स्त्री अपने को केंद्रित करना स्त्री पर अपने को केंद्रित करना स्त्री विमर्शकों का मुख्य विचार है। स्त्रीवादी मानते हैं कि स्त्री आर्थिक दमन शोषण के साथ ही अन्य कई प्रकार के दमन शोषण का भी शिकार होती है। सामाजिक संरचनाएं उसे शिक्षा और रोजगार के उचित मौके प्रदान नहीं करती। उसका शारीरिक स्तर पर दमन शोषण किया जाता है। सांस्कृतिक स्तर पर उसका दमन शोषण होता है। यौन शुद्धता या सतीत्व का मूल स्त्री से संबंध है। अब सतीत्व क्या है कि आप ध्यान दें कि परीक्षाओं में ऐसे भी पूछेगा कि स्त्री विमर्श के जो मूल सैद्धांतिक हैं, यानी कि जो स्त्री विमर्श का उद्देश्य है वो क्या है, तो वो सांस्कृतिक स्तर पे स्त्रियों का दमन, यौन शुद्धता और सतीत्व के मूल स्त्री से संबंध है। जो पहले हम देखते थे कि पति के मृत्यु के बाद स्त्रियां भी उनके साथ जल के अपने शरीर का त्याग कर देती थी, सती घोषित करती थी। तो इस तरह से जो सतीत्व से स्त्रीत्व की ओर आना ही स्त्री विमर्श का मूल्य उद्देश्य रहा है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी स्त्री का दमन शोषण होता है। आप देखते हैं कि मानसिक स्तर पे प्रताड़ना दी जाती है महिलाओं को एक घर के अंदर, चाहे वो दहेज का उत्पीड़न हो या फिर किसी भी प्रकार से आप बच्चों में अगर लड़का पैदा हुआ तब तानों के माध्यम से कई सारी मनोवैज्ञानिक स्तर पे स्त्रियों का दमन और शोषण किया जाता है। नारीवादियों का कहना है कि पितृसत्ता घर, राज्य, धर्म संस्थानों, कानून, शिक्षा संस्थानों, कर्मस्थलों, अन्य सांस्कृतिक संस्थानों आदि में सर्वत्र सक्रिय है। और तो और वह स्वयं स्त्रियों में भी सक्रिय है, क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज में स्त्रियों ने भी इन मूल्यों को आत्मसात कर लिया है, जो उपयुक्त सत्ता संस्थानों के द्वारा उनके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। वो नारीवादी मान रहे हैं कि जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है वो हर जगह ऐसे लागू हो गई है। कोई भी जगह हो, हम पितृसत्तात्मक व्यवस्था को ही तवज्जो देते हैं, और स्त्रियों ने भी अपने मजबूरीवश अपने जीने की एक लालसा में पितृसत्ता को भी स्वीकार कर लिया है, आत्मसात कर लिया है। उनके मूल्यों को ही आत्मसात करते हुए हर जगह उनको लागू होते हुए, सक्रिय होते हुए देखा जा सकता है। आगे है कि हिंदी में नारीवाद का जो आरंभ हुआ, वह निसंदेह पश्चिम से प्रभावित है। इसलिए कई बार पश्चिम नारीवादियों की स्थापनाओं की अनुगूंज हमें उसमें सुनाई देती है। इस संबंध में प्रभा खेतान की पुस्तक उपनिवेश में स्त्री मुक्ति कामना की 10 वर्तनाएं महत्वपूर्ण है। ये द सेकेंड सेक्स के हिंदी रूपांतरण है। पश्चिम की नारीवादी दृष्टि के अनुभव किया कि साहित्यिक बौद्धिक क्षेत्रों में लेखिकाओं और उनकी रचनाओं को महत्व नहीं दिया गया और साहित्यिक विमर्श की दृष्टि से पुरुषवादी रहीं। इसके प्रतिरोध के लिए एक ओर तो उन्होंने उपेक्षित लेखिकाओं का पुनर्मूल्यांकन किया, दूसरी ओर नारीवादी साहित्यिक मूल्यों और कसौटियों के निर्माण का प्रशस्त किया। समकालीन कविता और विभिन्न विमर्श जो स्त्री विमर्श के रूप में कविताओं में आए, वो किस तरह से आए कि हिंदी साहित्य में स्त्री लेखन मुख्यतः गद्य साहित्य में हुआ। इसमें भी इसका मुख्य क्षेत्र उपन्यास और
कहानी है। आप चाहे निर्मला लें, सेवा सदन लें, इस तरह की कहानियाँ, चाहे यह भी सच है, मन्नू भंडारी की कहानियाँ, स्त्री लेखन जो है उपन्यास और कहानी में ही हुआ। हालांकि पिछले कुछ एक वर्षों में इसने आलोचना और आत्मकथा के क्षेत्र में भी तेजी से पांव पसारा है। आप आत्मकथा एक कहानी यह भी जो मन्नू भंडारी की है, चाहे आप हुदरी दीजिए रमणिका गुप्ता की, तो स्त्री विमर्श के क्षेत्र में भी ये लिखी गई। और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निर्मला जैन या फिर इस तरह की जो आलोचना ग्रंथ हैं उसको भी लिखा गया। इसके अतिरिक्त जिस रचनात्मक क्षेत्र में स्त्री लेखन का मजबूत स्वर पकड़ा वह कविता है। जब हम देखते हैं कि उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, आलोचना के बावजूद एक और क्षेत्र जो स्त्री विमर्श के लेखन के मजबूत स्वर देता है वो कविता है। समकालीन हिंदी कविता में समकालीन हिंदी कविता में परिदृश्य पर पुरुष कवियों के साथ साथ स्त्री कवित्रियों की भी उपस्थिति लगातार सशक्त होती जा रही है। आप ध्यान दें कि अभी 2-4 दिन पहले ही गगन गिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आप इसको भी याद रखें, और ये नाम भी यहाँ मेंशन है, गगन गिल। अभी ये 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हीं को मिला है। तो यदि समकालीन कविता में उल्लेखनीय कवित्रियों का नाम लेना चाहें तो अनामिका, इनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है एक टोकरी दिगंत पे। ये इंग्लिश के प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। तेजी ग्रोवर, सविता सिंह, कात्यायनी, अनीता वर्मा, जया जादवानी, निर्मला गर्ग, नीलेश रघुवंशी आदि कई नाम ले सकते हैं। इन कवित्रियों ने स्त्री कविता को नया आयाम और स्वर दिया है। और समकालीन कविता, स्त्री कविता बहुत सजग होकर उसे पूरे पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ढांचे की पहचान करती है, जिसने स्त्री को एक अस्मिता विहीन जैविक इकाई के रूप में सदियों से रखा था। मतलब कि समकालीन जो स्त्री विमर्श की कविताएं हैं वो पूरे सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पे स्त्री को एक पहचान दिलाती है, जो स्त्री के अस्मिता को कितने दिनों से जैविक विहीन इकाई की तरह रखा गया था। आधुनिक स्त्री विरोधी स्थितियों और शक्तियों के बीच भी स्त्री की जिजीविषा का बहुत ही ठोस प्रतीकात्मक रूपांकन कात्यायनी अपनी कविता 7 भाइयों के बीच चंपा में करती हैं। आप ध्यान दीजिए कि ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, बार बार परीक्षाओं में पूछ दी जाती है, सम्मिलित और मिलान करने के लिए बार बार पूछी जाती है 7 भाइयों के बीच चंपा किसकी रचना है। और इसी में कुछ लाइनें हैं कि रात को बारिश हुई झमड़ कर, अगले ही दिन हर दरवाजे के बाहर नागफनी के बीहड़ घेरों के बीच निर्भय निसंग चंपा मुस्कुराती पाई गई। अपनी इस जिजीविषा के कारण अन्याय उत्पीड़न के दौर से लंबे समय से गुजरती स्त्री आज अधिक साहसी एवं संघर्षशील दिखाई देती है। मैं एक दरवाजा थी, मुझे जितना पीटा गया मैं उतना खुलती गई। अनामिका की पंक्ति, आप इस पंक्तियों को देखिए और स्त्री के बारे में सोचिए कि मैं एक दरवाजा थी, मुझे जितना पीटा गया मैं उतना खुलती गई। स्त्री कविता स्त्री अस्मिता को उपलब्ध कराने के क्रम में मात्र मुक्ति के प्रश्नों तक नहीं ठहरती, बल्कि वह स्त्री के शक्ति संपन्न बनाने की मुद्दा उठाती है, क्योंकि वह जानती है कि इसके बिना मुक्ति एक छलावा मात्र होकर रह जाएगी। अगला है कि समग्र समकालीन स्त्री कविता पितृसत्तात्मक समाज के दोहरे मापदंडों, वर्जनाओं को तोड़ने वाला लेखन है। मतलब कि जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी उसको तोड़ने का काम, उसको तोड़ने की विचारधारा को लेकर समकालीन में स्त्री विमर्श की कविताएं लिखी गईं। यह उससे बाहर निकलने का स्वप्न लेकर उससे दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ जूझने के माध्यम को संपन्न कविता है। इस रूप में समकालीन स्त्री कविता संघर्षशील स्त्री के मुक्ति प्रयत्नों, सशक्तिकरण के दस्तावेज के रूप में सामने आ रही हैं। अगला कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, स्त्री विमर्श से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ पुस्तकें हैं। द सेकेंड सेक्स, मैंने कई बार इसका नाम लिया, सिमांदो बउआर 1949, थिंकिंग अबाउट वीमेन
मैरी एलमन 1968, एक ए रूम ऑफ फन वन सॉन वर्जीनिया वुल्फ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है वर्जीनिया वुल्फ की 1929 में। सिमोन की लंबी कहानियों का अनुवाद, सिमोन के लंबी कहानियों का अनुवाद ललित कार्तिकेय ने एक गुमशुदा औरत की डायरी नाम से किया है। आप देखिए कि ललित कार्तिकेय की जो ये रचना है, जो अनुवाद है, एक गुमशुदा औरत की डायरी। अब देखिए इस नाम में ऐसा है कि जो क्वेश्चन में के तौर पे, प्रश्न के तौर पे परीक्षा में पूछने के रूप में आ सकता है कि ये गुमशुदा औरत की डायरी जो ललित कार्तिकेय ने सिमोन की लंबी कहानियों का अनुवाद किया है। द सेकेंड सेक्स का अनुवाद प्रभा खेतान ने स्त्री उपेक्षिता, बहुत ही महत्वपूर्ण ये रचना है, के नाम से किया है। अब हम स्त्री विमर्श के कुछ रचनाकार और रचनाओं के बारे में जानेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि प्रभा खेतान इस उपनिवेश में स्त्री मुक्ति कामना की दर्श वर्षनाएं 2003 में आया। बाजार के बीच में, बाजार के खिलाफ भूमंडलीकरण और स्त्री के प्रश्न। अगला है कि उषा महाजन, बाधाओं के बावजूद नई औरत। और हम देखेंगे कि यहाँ पे किरण बेदी, यह संभव है, इट्स ऑलवेज पॉसिबल का अनुवाद किया। अगले जो महत्वपूर्ण के रूप में हम देखेंगे कुमुद शर्मा, आधी दुनिया का सच। आधी दुनिया का सच, इस शीर्षक से आप पता लगाए कि जो आधी आबादी है वो महिलाओं की है। प्रियदर्शनी विजयश्री, देवदासी या धार्मिक वेश्या, एक पुनर्विचार। अनामिका, जो एक महत्वपूर्ण स्त्री विमर्श कवित्री हैं, स्त्री विमर्श का लोक पक्ष, मौसम बदलने की आहट 2012, स्त्री विमर्श की उत्तरगाथा। त्रिया चरित्र, उत्तरकांड, पानी जो पत्थर पीता है, मन मांजने की जरूरत 2008 में। उसके बाद जो महत्वपूर्ण हैं वो कुछ यूं है कि मनीषा, हम सभ्य औरतें 2008 में। मृदुला सिन्हा, मात्र देह नहीं औरत, बिटिया है विशेष। आगे जो हैं कि विष्णु प्रभाकर, मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ। कुसुम त्रिपाठी, औरत इतिहास रचा है तुमने 2012 में। नासिरा शर्मा एक महत्वपूर्ण लेखिका है, औरत के लिए औरत बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, इसको आप याद रखेंगे। गीता श्री की जो रचना है स्त्री आकांक्षा के मानचित्र 2011 में, औरत की बोली, सपनों की मंडी। रमणिका गुप्ता, जो कि आप देख रहे हैं कि सिलेबस में ही है, आप हुदरी के लेकर के, इनकी एक पुस्तक है स्त्री मुक्ति, संघर्ष और इतिहास। चित्रा मुग्धल, तहखानों में बंद अक्ष। नीरजा माधव, हिंदी साहित्य का ओझल, नारी इतिहास। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, चाहे साहित्य इतिहास को लेकर के, चाहे ये स्त्री विमर्श के रूप में याद करें। मृणाल पांडे बहुत ही महत्वपूर्ण लेखिका हैं। स्त्री लंबा सफर, परिधि पर स्त्री, स्त्री देश की राजनीति, देह की राजनीति तक, ओ उबिरी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, स्त्री देश की राजनीति से देह की राजनीति तक। और जहां औरतें गढ़ी जाती हैं बंद गलियों के विरुद्ध, ध्वनियों के आलोक में, स्त्री 2015 में आई है। दूसरा, राजेंद्र यादव भी स्त्री विमर्श पे कुछ रचनाएं किए हैं कि आदमी की निगाह में औरत, अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य, औरत उत्तर कथा का संपादन भी किए हैं इन्होंने। वर्जीनिया वुल्फ भूमिका लिखी हैं और तस्लीमा नसरीन ने लिखा है अपना एक कमरा। अगला है कि मैत्रेयी पुष्पा, मैत्रेयी पुष्पा ने खुली खिड़कियां, सुनो मालिक सुनो, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। चर्चा हमारा आवाज 2012 में। उसके बाद रोहिणी अग्रवाल ने स्त्री लेखन स्वप्न संकल्प, स्त्री की जमीन और स्त्री मन के उच्छ्वास। तो ये थे कुछ स्त्री विमर्श। स्त्री विमर्श के ये सारे वैचारिक पृष्ठभूमि रही है, जिसको आप उम्मीद करता हूँ कि समझ में आई होगी। परीक्षाओं में आएंगे तो आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच पाए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।